हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, इसमें जो है 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और यह आज का 7वां वीडियो है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग जो है परमाणु समस्थानिक की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ठीक, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में जो है क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आइसोटोप यानी कि समस्थानिक क्या है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जो है वह क्या है। तो एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। यहाँ पर कह रहा है कि जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है और इनकी जो द्रव्यमान संख्या है भिन्न है, वह क्या है। तो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक होते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम जो हैं, ठीक है, और ड्यूटेरियम जो है और ट्राइटियम जो है ये है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में जो है होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं तो समान प्रोटॉन संख्या होती है। क्या होती है? समान प्रोटॉन संख्या होती है। समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात जो है 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से जो है वह कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका जो है क्या होता है, समस्थानिक भी बदल जाता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक भी बदल जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलने पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदल जाती है किंतु परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है वह समान रहता है। जबकि एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो जो है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। उनकी नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह भिन्न होता है। तो जी समस्थानिक का यानी आइसोटोप्स का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो जब एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक परमाणु होते हैं जैसे कि प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। अतः प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। तो यहाँ पर देखिए एक है एक है एक है। ठीक है, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वह क्या है, भिन्न है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप देख सकते हैं इनकी परमाणु संख्या समान होने के कारण इनकी रासायनिक विशेषताएं भी जो हैं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण होता है, कौन सा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 2, 3 और 4 यानी समस्थानिकों का गुण होता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जी हाँ, ये भिन्न भौतिक गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, ये समान समस्थानिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं
यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर समस्थानिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। ठीक है, यह जो है परमाणु है और यह जो है समस्थानिक स्थान है। ठीक है, का जो है 75% 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान जो है वह कितना हो जाएगा, तो 35.5%। कितना हो जाएगा, तो 35.5% हो जाएगा। दोनों क्लोरीन परमाणु के समस्थानिक हैं। इनमें क्लोरीन के दोनों परमाणुओं की परमाणु संख्या जो है वह क्या है, 17, जो कि समान है, परंतु जो है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, जैसे कि 35 और 37। क्योंकि प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिनका द्रव्यमान 35 ऑप्सिलान होता है, 37 ऑप्सिलान होता है, और यह 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। अतः इनके औसत द्रव्यमान जो है 35.5 एप्सिलॉन को क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाता है, क्योंकि यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा ली जाए तो उसमें दोनों तरह के जो है क्लोरीन उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो 0। प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। मूल हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित एकल प्रोटॉन को भी जो है प्रोटियम भी कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। ठीक है, समस्थानिक ट्राइटियम का जो है, ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है या द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर हम लेते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, जो परमाणु संख्या है वह 111 है और जो द्रव्यमान संख्या है वह 1 2 3 है। चलिए अगला बिंदु आ जाता है संभारिक, जिसको आइसोबार्स कहते हैं। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, उनको क्या कहा जाता है, तो आइसोबार्स कहा जाता है, आइसोबार। ठीक है, और यहाँ पर सेम उल्टा था आइसोटोप्स का। ठीक है, आइसोटोप्स का समस्थानिक का जो है इसका जो है विपरीत था। क्या था कि जो द्रव्यमान संख्या है वह अलग होती है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो एक होती है। लेकिन यहाँ क्या, द्रव्यमान संख्या एक समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, उसको आइसोबार कहते हैं। समभारी यानी आइसोबार ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारी कहते हैं। जैसे आर्गन का यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम का यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम का यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वह 40 40 40 है, लेकिन जो परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या वह 18 है, 19 है, 20 है, तो सभी में अलग अलग है। सबके द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसीलिए इनको आइसोबार या फिर जो है क्या कहा जाता है, तो जो है आइसोबार कहा जाता है, संभारी कहा जाता है। संभारिकों में जो है की संख्या समान होती है, तो नाभिक में जो है संभारिकों की जो संख्या है वह समान होती है। अगला प्रश्न, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को जो है आइसोबार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समान द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, यानी कि अगर H लिखा है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये जो है समान संख्या होगी हर एक पॉइंट में, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है ये संख्या वह अलग अलग होगी। ठीक है, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं क्या कहलाते हैं, तो आइसोबार कहलाते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला बिंदु आ जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिकों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन जो है होते हैं, क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन जो है समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट बिंदु, बड़ा बिंदु आ जाता है गैसीय नियम यानी गैसियस लॉ। गैसियस लॉ आ जाता है केमिस्ट्री का पॉइंट नंबर 4। ठीक है। तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है परम शून्य तापमान कहते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक। ऑप्शन बी, आदर्श गैस के समीकरण क्या है? PV बराबर nRT में। ठीक है। T एक परम ताप होता है। यदि गैस का आयतन शून्य हो जाए तो वहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के न होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी कि अणुओं के बीच भी नहीं होगा और ना ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी। ठीक है। हम जानते हैं कि T बराबर F, जहाँ U आंतरिक ऊर्जा होती है, और यदि U बराबर 0 तो T बराबर 0 के। आयतन शून्य होने पर तापमान भी 0 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है। क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन तापमान को ही जो है परम शून्य तापमान कहते हैं। चलिए 359 क्वेश्चन है। बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार जो है, तो बॉयल का नियम क्या कहता है? नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। PV बराबर स्थिरांक। बॉयल का नियम, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV बराबर C। ठीक है। यानी PV बराबर स्थिरांक। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह बॉयल का नियम बताता है। ठीक है। बॉयल का नियम बताता है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, तो गैस का अंतिम तापमान जो है वह 327 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? तो 327 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है PV बराबर nRT। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो यहाँ 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो उसको जो है जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम कहते हैं। जबकि बॉयल का नियम, एवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम ये सभी गैसीय नियम हैं। तो जूल का नियम, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसे जूल का नियम कहते हैं। ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का जो है SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जबकि अन्य नियम जो है गैस से संबंधित हैं। ठीक है। चाहे बॉयल का हो, चाहे चार्ल्स का हो, चाहे एवोगाद्रो का नियम हो। ठीक है। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? कौन विसरित नहीं होगा? तो मेथी पाउडर जो है यह विसरित नहीं होगा यानी फैलेगा नहीं। जबकि इत्र की वाष्प जो है फैल जाएगी। अगरबत्ती का धुआं फैल जाएगा, धुआं भी फैल जाएगा, लेकिन मेथी पाउडर है ये ना, पाउडर है तो ये थोड़ी फैलेगा।
सन 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और निश्चित दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि जो है दो गैसों के आपेक्षिक घनत्व D1 और D2 हों तथा उनके विसरण वेग क्रमशः R1 और R2 हो तो R1 अपॉन R2 बराबर रूट D2 अपॉन D1। चूंकि मेथी पाउडर गैस नहीं है अतः यह विसरित नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से जो है क्या सही नहीं है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही पॉइंट जो है वह सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है। सुवाह्य बनाता है तो संपीड्यता का जो गुण होता है इन्हें सुवाह्य बनाता है। गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक कमरे के दाब से कम होते हैं। गैसों में संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है जो उन्हें सुवाह्य बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से जो है किस समीकरण पर लागू होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तो यहाँ पर CO+H2। ठीक है, दो या दो से अधिक गैसें जो निश्चित ताप व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हों परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तब उनका कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। माना किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो है वह P तथा उपस्थित गैसों के दाब P1, P2, P3 और Pn है, तब जो है डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो है Pn होगा। समीकरण CO+H2 पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो दाब के, ठीक है, तो ऑप्शन ए दाब के करेक्ट हो जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V और दाब P है तो जो है यहाँ पर जो है PV बराबर K, जहाँ K एक स्थिरांक है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल जो है हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 370। ठीक है, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिणाम यानी वॉल्यूम प्राप्त करता है। उसका आणविक भार जो है वह क्या होगा, तो 16 होगा। कितना होगा, तो 16 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, चलिए अब अगला मेन पॉइंट आ जाता है रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा यानी रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये सभी जो हैं रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक, टाइटेनियम एक लौह जैसी धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.49 से 3.59 तथा द्रवणांक लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आती हैं और यह एक संक्रमण धातु हैं जो आवर्त सारणी के D ब्लॉक में उपस्थित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? जो है लेडी क्यूरी है, ठीक है, मैडम क्यूरी हैं, इन्हें जो है किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रेडियम की खोज की थी। मैरी स्क्लाडोवका क्यूरी यानी मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थीं। मैरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की दो शाखाओं भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी, ठीक है, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने की थी। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व जो है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि हैं। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने बाद में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? तो रेडियो धर्मिता से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से संबंधित है पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिच ब्लेंड एवं कार्बोटाइट, ठीक है, कार्नोटाइट में पाया जाता है। पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिच ब्लेंड के मुख्य निक्षेप प्रमुखतः कांगो, अफ्रीका और कनाडा में अवस्थित हैं, ठीक। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हिदेकी युकावा ने, ठीक है, हिदेकी युकावा ने जो है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। देखिए हिदेकी युकावा ने जो है परमाणु बल सिद्धांत की खोज की। एस.एन. बोस ने जो है बोसान कण की। जे.सी. बोस ने क्रेस्कोग्राफ की और जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह क्या है? तो उसका नाम यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में जो है क्लेप्रोथ द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से हुई थी। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत U होता है। परमाणु संख्या 92 है तथा परमाणु भार जो है 238.03 होता है। किसका? यूरेनियम का। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो है आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला जो है बल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक। विद्युत स्थैतिक बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को जो है गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, ठीक है। ज्वारीय बल,
ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपनी गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को जो है क्या कहते हैं? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की कुल संख्या जो है 23 है, जिनकी कुल क्षमता 7480 MB है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग या उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट का। ठीक है, कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में जो है किया जाता है, यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। यह कोबाल्ट का मानव निर्मित समस्थानिक है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। रक्त कैंसर यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होने से होता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और यही कारण है कि इसका उपयोग रक्त कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो जो है स्ट्रोंटियम 89 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए समस्थानिक और उपयोग। स्ट्रोंटियम 89 का मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर में उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का थायराइड कैंसर में। ठीक है, कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन हैं? तो यूरोनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और इससे बहुत अधिक जो है ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम की अनियंत्रित श्रृंखला क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ ही परमाणु का विस्फोट होता है। ठीक है, अगला मेन बिंदु है संयोजकता या फिर जो है रासायनिक बंधन या बंध। ठीक है, वैलेंसी या केमिकल बॉन्डिंग। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो उसको फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 9 है। फ्लोरीन को हाइड्रोजन गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 17वें समूह में पाया जाता है। यह आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वह कितनी होती है? तो N2 में साझा कुल इलेक्ट्रॉनों में जो संख्या होती है वह 6 होती है। ठीक है, कितनी? तो 6 होती है। अगला है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता जो है वह 3 है? तो वह जो है एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम में जो है जो संयोजकता बनती है वह नाइट्रोजन, एल्युमिनियम और क्रोमियम में बनती है, जिनके जो है संयोजकता 3 होती है। किनकी? नाइट्रोजन की, एल्युमिनियम की और जो है क्रोमियम की। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में जो है कम क्यों होता है? तो अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो है वह 1 होगी। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो है कितनी होगी? 1 होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों जिनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटीन है को सामान्यतः हाइलोजन कहते हैं। हाइलोजन परिवार के सभी तत्व जो हैं क्या होते हैं? अधातु होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह क्या है? तो फ्लोरीन ही है। ठीक। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में जो है भाग लेता है? ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 बनाने में भाग लेता है? तो यहाँ पर जो है देख लिए कि नाइट्रोजन परमाणु का L कोष जो है, ठीक है, N2 अणु बनाने में भाग लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है जो नाइट्रोजन है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक। अगला है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी। ठीक। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो 3 होती है। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या जो है वह 3 होती है। कितनी? तो 3। ठीक है। प्रोपेन अणु में 3 कार्बनिक परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो 8। कितनी? 8। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक। अगला है यहाँ पर कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो है 4 होती है। कितनी? 4। कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वह 4 होती है। इसे अक्रिय गैस के विन्यास को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 है। ठीक है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सही व्याख्या करता है। तो कार्बन नाभिक में उसके छोटे आकार के कारण कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन परस्पर प्रबल आबंध बनाता है तथा दूसरे तत्व से प्रबल सहसंयोजक आबंध जो है बनाता है। ठीक। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। कार्बनिक या कार्बन यौगिकों में आमतौर पर जो है आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? किस अणु में एकल बंध होते हैं? CH4 जिसको मीथेन गैस कहते हैं या मार्स गैस कहते हैं। मीथेन या CH4 में केवल एकल बंध होता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यह गैस वायु से हल्की होती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में जो है मुख्यतः मीथेन ही होती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो जो है कार्बन और जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन और जर्मेनियम जो है यह सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है और कार्बन और जर्मेनियम की भी जो है सिलिकॉन के समान जो है संयोजकता पाई जाती है, एज 4 ही है। आज के हम वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो 2। कितनी? 2।
कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है CO2 होता है, जिसके अणु में परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। चूंकि कार्बन में +4 की संयोजकता होती है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करती हैं, जिनमें से प्रत्येक में -2 की संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का 7वां पार्ट देखा। ठीक है, 50+ क्वेश्चंस। यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।